नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति शौकीन आप सबका स्वागत करते हैं इंडिया न्यूज़ लाइव पे। और खबर भाई बहुत बड़ी आ रही है नेपाल से। नेपाल में तख्ता पलट हो गया है। नेपाल के फाइनेंस मिनिस्टर भागते हुए नजर आए हैं। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ओली जी ने इस्तीफा दे दिया है। और ये सब हुआ क्यों है? ये सब हुआ एक प्रोटेस्ट के चलते, जिसको हम जेंजी प्रोटेस्ट कह रहे हैं। अभी जेंजी प्रोटेस्ट एक्चुअली है क्या? वाई इज नेपाल जेंजी प्रोटेस्टिंग? तो नेपाल में भाई लोगों ने कहा कि बहुत दिनों से भाई बहुत करप्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा रेड टेपिज्म, हम बहुत परेशान हो गए हैं सरकार के रवैये से। इतने बड़े बड़े लोग इतने बड़ी बड़ी पोजीशंस पे सब पेट निकाल कर बैठ गए हैं, कोई काम कुछ करना नहीं चाहता है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इतनी लापरवाही से। तो इसी सब के चलते वहाँ पर एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ। जैसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन हुआ था, ऐसे ही एक नेपाल अगेंस्ट करप्शन प्रोटेस्ट शुरू हुआ। बहुत सारे एनजीओज़ ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और जब ये प्रोटेस्ट बढ़ने लगा, जब इसमें नेपाल की गवर्नमेंट को लगा कि भाई बाहर से पैसा आ रहा है, फंडिंग आ रही है, कोई टूल किट इसमें काम कर रही है, तो नेपाल की गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि हम बाहर से जो भी अमेरिकन बेस्ड या चाइना बेस्ड जितने भी आपके ऐप्स हैं भाई, सोशल मीडिया ऐप्स हैं, जिनके थ्रू ये सब बातें की जाती हैं या ये सब प्रोटेस्ट को भड़काया जाता है, ये टूल किट जो हमारे पास ऑन की जाती है इधर उधर लोगों के पास, वो सब हम बैन कर देंगे। यानी सोशल मीडिया को करेंगे हम बैन। दिस वाज द स्टेप टेकन बाय नेपाल गवर्नमेंट। अब जब नेपाल गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया को बैन कर दिया भाई, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब कुछ बैन हो गया, अमेरिकन कंपनीज हिट हुई, तब उसके बाद अचानक से ये प्रोटेस्ट बढ़कर इतना ज़्यादा वायलेंट हो गया कि फाइनली पार्लियामेंट को आग लगा दी गई है भाई। फाइनेंस मिनिस्टर को रोडों पर भगा भगा कर मारा जा रहा है। जिस मिनिस्टर का घर मिल रहा है उस पर आग लगा दी जा रही है। लोग इतने ज़्यादा भड़क गए हैं। Nepal's Gen Z protests are not just about the social media, they are fighting for the country's future. ऐसा नेपाल की जनता का कहना है कि भाई हम सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं लड़ रहे, हम लड़ रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए कि कंट्री में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, कंट्री में ओपननेस होनी चाहिए, इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए। इतना हमें हक है भाई सोशल मीडिया यूज़ करने का, तो हमसे क्यों छीना जा रहा है, इतना डिक्टेटरशिप क्यों की जा रही है? ऐसा वहाँ की जनता का कहना, प्रोटेस्टर्स का कहना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई अचानक से कुछ दिन के अंदर इतना ऑर्गेनाइज्ड, इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड एक प्रोटेस्ट कैसे इतना ज़्यादा वायलेंट हो सकता है, इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है कि वो तख्ता पलट कर दे? मेरी माने तो मुझे तो लगता है कि भाई ये पैटर्न हम कहीं पहले भी देख चुके हैं। कुछ ऐसा ही किसी और भारत के पड़ोसी देश में हुआ। बांग्लादेश में कुछ ऐसा ही नहीं हुआ था? लोगों को अचानक भड़का दिया गया, अचानक से एक रात में इतना सब कुछ हो गया कि लोग शेख हसीना के कपड़े दिखा रहे हैं कि भाई दिस इज़ वेयर शी यूज टू लिव, दिस इज़ वेयर वी आर हेडिंग टूवर्ड्स। और फिर ऐसा ही पैटर्न हमें कुछ श्रीलंका में भी देखने को मिला कि गवर्नमेंट में इतना करप्शन है, हमारे पास इतना क्राइसिस हो गया है, करेंसी क्राइसिस है, आईएमएफ लोन देने से मना कर रहा है, लोग इतना भड़क गए कि सीधा पार्लियामेंट पहुंचे। वहाँ के जो जो भी हेड ऑफ स्टेट थे, सबके घरों में पहुंचकर उनके बेडरूम्स में फ़ोटो करा रहे हैं। और ये सब करवाया किससे? आम जनता से करवाया गया। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि इन प्रोटेस्ट में पैसा कहाँ से आ रहा है? ये जो ऑर्गेनाइज करते हैं भाई, ये जो फंड आता है ये झंडे खरीदने के लिए, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, ये टूल किट्स पहुँचाने के लिए, ये कहाँ से आ रहा है? अब जब ये वायलेंट हुआ प्रोटेस्ट, तो नेपाल के पीएम केपी ओली रिजाइंस आफ्टर वायलेंट एंटी करप्शन प्रोटेस्ट। नेपाल्स प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली has resigned from his post, officials confirmed on Monday, bringing an abrupt end to his tenure. अब बात सिर्फ ये टेन्योर की नहीं है। एक्चुअली इंडिया में, भारत में कोई भी ओली गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करता। वो इसीलिए क्योंकि ओली गवर्नमेंट का स्टांस हमेशा एंटी भारत रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत ऐसे प्रोटेस्ट से खुश होता है या भारत का कोई रोल ऐसे प्रोटेस्ट में रहा होगा। क्योंकि देखिए, ऐसे प्रोटेस्ट्स जब इतने ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं, जब आपकी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करते हैं, तो उसके बाद फाइनली होता क्या है? फाइनली आती है इंस्टेबिलिटी। आपको कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं मिलेगी, कोलिशन गवर्नमेंट मिलेगी हद से हद, या एटलीस्ट आप जो चाह रहे थे, जो अभी नेपाल की जनता कह रही है कि यार इससे अच्छा तो हमारी मोनार्की थी, हमें एक अपना हिंदू राष्ट्र बना रहा है, जो एक फैक्शन, नेपाल का एक बहुत बड़ा फैक्शन है जो चाहता है कि नेपाल हिंदू राष्ट्र बने और वहाँ पे फिर वापस से मोनार्की स्थापित हो। अब जब वो हमारी मोटो होगा, जो प्रोटेस्टर्स का मोटो होगा, वो भी अचीव नहीं हो पाएगा, तो फाइनली आपको मिलेगा क्या? फाइनली आपको मिलेगा एक ब्रोकन प्लेट। यू विल गेट अ ब्रोकन
गवर्नमेंट आपको बहुत सारे उसमें लेवरेजेस होंगे, और लेवरेजेस होंगे किसके? लेवरेजेस होंगे थर्ड पार्टी के। बहुत सारी पोजीशंस को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाएगा, फिर उसके बाद गवर्नमेंट को ऐसे चलाया जाएगा, यानी उनकी स्ट्रिंग्स किसी और के हाथ में होंगे। Topple this government. Nepal's Gen Z protesters demand mass resignations. Nepal's PM resigned on Tuesday as protesters set buildings on fire, but calls for broader change are growing. इसका मतलब ये बच्चे जो अभी आप देख रहे हैं कि हाथ में झंडा लिए खड़े हैं, इन लोगों ने कहा कि भाई आप लोग रिज़ाइन करो, हमें ये गवर्नमेंट नहीं चाहिए। अब ये लोग ये एक्चुअली चाहते हैं या इनसे ये कहलवाया जा रहा है, इनके माइंड में ये बात बैठा दी गई है कि आपको गवर्नमेंट टॉपल करना ही एक ज़रिया है अपने एंड्स को अचीव करने का, दिस इज़ द ओनली मीन्स टू अचीव योर एंड। इज दिस व्हाट दे हैव बीन टॉट? पुलिस ओपन फायर ऑन प्रोटेस्ट ऑन नेपाल सोशल मीडिया पॉलिसी। अब ये एक्चुअली इसीलिए भी बहुत ज़्यादा भड़का ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था, क्योंकि जब वायलेंट होने लगा ये प्रोटेस्ट, थोड़ा बहुत इसमें भाई वायलेंस आई, जब लोग थोड़ा बहुत भड़कने लगे कि सोशल मीडिया क्यों बैन कर दिया गया है यार, व्हाट अबाउट माई इंस्टाग्राम, मेरे इतने फॉलोअर्स फेसबुक पे हैं। तो जब लोग इस चीज़ से परेशान होकर भड़कने लगे, स्पेशली जेन ज़ी जब इस चीज़ से परेशान होकर भड़कने लगा, तो उन पर गोलियां चला दी गई, एंड सो मच सो दैट मेनी पीपल डाइड, मेनी किड्स डाइड। मतलब कहीं पर 17 दिखाया जा रहा है, कहीं पर 24 दिखाई जा रही हैं। ऐसी डेथ टोल अभी तो ऑफिशियली रिकग्नाइज कर लिया गया है, तो उसके बाद लोगों का भड़कना और भी ज़्यादा जाहिर और बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे ये पैटर्न, जो कि आप किसी प्रोटेस्ट में आप लोगों को भड़काइए और फिर उनको इतना ज़्यादा उत्तेजित कर दीजिए कि गवर्नमेंट को कोई रिस्पॉन्स देना पड़े। अब गवर्नमेंट अगर रिस्पॉन्ड करेगी और वायलेंटली रिस्पॉन्ड करेगी अगर इस वायलेंस का, तो फिर वो कहाँ जाकर एंड होता है, ये आप लोगों के लिए सबक है, ये हम सब के लिए सबक है। ये बहुत प्यार से, बहुत सटल तरीके से बता दिया गया है कि देखो, भारत अपनी औकात में रहो, अपने लेवल पे रहो, क्योंकि आपके आसपास जो हम कर रहे हैं वो तख्ता पलट है, और ये आपके साथ भी कभी भी हो सकता है। इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट दिस हैज़ बीन ट्राइड। कितने सारे प्रोटेस्ट भारत में हुए, अचानक से इतना ज़्यादा वायलेंट हो गए भाई। कहीं पे सीए प्रोटेस्ट हुआ, फिर उसके बाद हमारे पास किसान आंदोलन है। ऐसे प्रोटेस्ट जो एक जेन्युइन कॉज के साथ शुरू हुए थे, लेकिन उनमें फंडिंग डाल दी गई, उनको फिर किसी और तरफ मोड़ दिया गया। भाई कहाँ किसान प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, कहाँ फिर वो लाल किले पर आकर ख़त्म हुए। लेकिन इन सब के बीच अगर गवर्नमेंट ऐसा रिस्पॉन्ड कर देती, जैसा श्रीलंका में हुआ या जैसा अभी नेपाल में किया गया, तो ये रिजल्ट करता फिर से तख्ता पलट पे, और उसके बाद एक कोलिशन गवर्नमेंट आती। टोटल इनस्टेबिलिटी क्रिएट करना इनका मकसद होता है। जो भी थर्ड पार्टीज ये करा रही होती है, वो सबको पता है ये सब कौन करा रहा है, किस मकसद से करा रहा है। ये इंडिया टुडे तो इनफैक्ट लिखता भी है दैट इट इज़ अ वॉर बिटवीन यूएस एंड चाइना, एंड वी आर नॉट इवन द प्लेयर्स येट। सिर्फ दो लोगों के बीच, एक बाइपोलर वर्ल्ड है, दो कंट्रीज़ के बीच ये सब प्रॉक्सी वॉर्स चलती रहती हैं, और इन सब का शिकार बनते हैं हमारे जैसे सिविलियंस, जो लोग चले गए, जो बच्चे चले गए, उन जैसे सिविलियंस। और उसके बाद जो अभी मिनिस्टर्स, जिन्होंने ठीक है करप्शन किया होगा, बट एटलीस्ट सड़कों पर भगा कर मारने लायक जो कंडीशन होती है, वो ऐसे किसी मिनिस्टर को नहीं मिलनी चाहिए। जस्ट इमेजिन अगर ये भारत में किया जाता तो कितना ज़्यादा बुरा लगता है। एटलीस्ट कोशिश तो भारत में ये सब करने की जा रही है। दैट इज़ वाई everyone, each one of us should be very very sensitive about it. अब ये देखिए नेपाल में, सबसे पहले ये नेपाल में किया गया। अब नेपाल की हिस्ट्री की बात करें तो भाई पहले मोनार्की रही नेपाल, अखंड भारत का हिस्सा रहे हैं, और हिस्टोरिक इवेंट्स में देखिए एक ग्रेटर नेपाल हुआ करता था। देन वी हैव पृथ्वी नारायण शाह 75 तक रहे, फिर गोरखा नेटिव आर्मी, ग्रेट इंडियन म्यूटनी हुई है, ब्रिटिश राज रहा है, ट्रीटी सगोली 1816 काफ़ी फेमस, सबको पता है भाई, ट्रीटी ऑफ सगोली में नेपाल को भारत से अलग किया गया। उसके बाद वहाँ पर मोनार्की भी काफ़ी सालों तक राज करती रही। मोनार्की के बाद अगेन एक छोटा रेवोल्यूशन होता है, रेवोल्यूशन के बाद प्रोटेस्ट के बाद एक डेमोक्रेसी स्थापित की जाती है कि इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट आएगी। कभी वो गवर्नमेंट एंटी इंडिया होती है, कभी वो गवर्नमेंट प्रो इंडिया होती है। जब वो एंटी इंडिया होती है तो वो ओली जैसी सरकार काम करती है, यानी दूसरों के कहे पे वो चलती है। एंड फिर उसके साथ ऐसा ही होता है, बिकॉज एक पार्टी की आप बात मानेंगे तो दूसरी पार्टी आपसे नाराज़ हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है भाई, आपका थप्पड़ खाना तो तय है। अब वो कौन से गाल पर, ये आपको डिसाइड करना है। यूथ अगेंस्ट करप्शन, जब हमने कहा कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन, तो ऐसा ही कुछ करप्शन के अगेंस्ट शुरू हुआ था ये प्रोटेस्ट। लेकिन देखिए ये पहुंच कहाँ गया है, पहुंच गया है ये तख्ता पलट पे। नेपाल्स फाइनेंस मिनिस्टर चेस्ड ऑन स्ट्रीट, thrashed by protesters as Oli government collapses.
अब समझने वाली बात ये है कि भाई इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड आप 2-3 दिन में कैसे कर सकते हैं? अगर ये पहले से प्रिपेयर्ड नहीं था कि भाई ये एक आपको ऐसा प्रोटेस्ट कराना है, आपको वो इतना ज़्यादा वायलेंट करना है, तो ये सब झंडे कहाँ से आ रहे हैं? इतने सारे लोग एक साथ कैसे आ रहे हैं? और लोग आए भी तो सबकी मेंटालिटी ऐसे कैसे हो गई कि हमको वायलेंटली काम करना है, भाई हमको इनके पार्लियामेंट में आग लगा देनी है या फाइनेंस मिनिस्टर को भगा-भगा कर मारना है। और ये सब हुआ कब, मतलब कौन से बैकड्रॉप में, ये देखिए। जब आसपास इतनी सारी चीज़ें हो रही है, जब भारत ने कहा कि आप 50% टैरिफ लगाओ या 100%, वी डोंट केयर, वी वर्क इन द नेशनल इंटरेस्ट एंड वी विल कीप डूइंग सो। तो भारत ने सीधा सीधा ऐसा कहा, तो उसके बाद देखिए ब्लैकमेल, ट्रेड वॉर, ये सब की बात हमने डायरेक्ट की, ब्रिक्स हमने अटेंड किया। तो ये साफ साफ एक मैसेज था कि भारत अपने अलायंसेस को अच्छे से निभाना जानता है, अपने कौन से देश के साथ कितनी फ्रेंडशिप रखनी है, नेशनल इंटरेस्ट के लिए कैसे काम करना है, भारत ये अच्छे से जानता है। हमने ब्रिक्स अटेंड किया। ब्रिक्स से फिर ब्राज़ील के जो हेड ऑफ स्टेट हैं लूला ने साफ साफ कहा दैट वी विल नेवर बाउ डाउन टू एनी बडी एल्स, वी आर अ सोवरेन कंट्री एंड सेम गोज़ फॉर अदर ब्रिक्स कंट्री। फिर उसके बाद हमने SCO भी अटेंड किया। यानी ये सब के बैकड्रॉप में जब भारत ये मैसेज दे रहा है कि देखिए भारत वर्क्स इन नेशनल इंटरेस्ट ओनली और हम किसी से नहीं डरते हैं, तो एक मैसेज भारत के लिए भी बहुत प्यार से, बहुत सटल तरीके से दे दिया जाता है कि आपके पड़ोस में हो रहा है ये काम, लेकिन मैसेज किसके लिए? आपके लिए। अभी आपके लिए कैसे मैसेज है, भारत के लिए कैसे मैसेज है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, व्हेन नेपाल्स जेन जी इज प्रोटेस्टिंग, द नेपो किड्स लिंक बिहाइंड इट। कितने सारे एंगल्स इस प्रोटेस्ट में डाल दिए गए। सबसे पहले कहा कि करप्शन है, फिर नेपोटिज्म है, और ये सब कर कौन रहा है? ये सब कर रहे हैं भाई 18, 19, 20, 21 साल के बच्चे, जेंजी ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एंड दैट टू ऑर्गेनाइज्ड। मतलब अगर जेंजी प्रोटेस्ट करते तब भी समझ आता है, या फिर कुछ पढ़े लिखा तबका जो करता है, जो लेट 30s अर्ली 30s वाले तबके होते हैं, वो करते तब भी समझ आता है। बट जब NGO इन्वॉल्व हो जाता है, जब जेंजी जितने छोटे बच्चे जिनको ऑर्गेनाइज करने का अभी एक्सपीरियंस नहीं है, जिनको इतने बड़े प्रोटेस्ट करने का एक्सपीरियंस नहीं है, वो ऑर्गेनाइज कर लेते हैं इतना बड़ा प्रोटेस्ट, तो इसका मतलब कहीं ना कोई भाई दादा वाला हाथ तो किसी की कमर पे रखा गया है। अब वो जब सपोर्ट मिल रहा है, तो फिर वो सपोर्ट की वजह से ये इतना ज़्यादा वायलेंट हुआ और गवर्नमेंट को उठाकर फेंक दिया गया नेपाल से बाहर। कोलैप्स करा दी गई नेपाल की गवर्नमेंट, इंस्टेबिलिटी लेकर आ गए भारत के नेबरहुड में, एक और देश में। अब एक और देश को, क्योंकि यही पैटर्न हमें कहाँ देखने को मिला? श्रीलंका में। श्रीलंका में भी ऐसे ही किया गया था भाई। अचानक से इतना ज़्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट हो गया कि लोग हेड ऑफ स्टेट्स के घरों में घुस गए, अपनी पार्लियामेंट में घुस गए। द ओनली रियल प्रिजन इज़ फियर एंड द फ्रीडम, जब ये कहा गया। म्यांमार में भी सेम प्रोटेस्ट किए गए, सेम ही तरीके से अचानक से वायलेंट प्रोटेस्ट, और सुकोई को उन्होंने जेल में डाल दिया है। और फिर उसके बाद बहुत सारे मतलब हेड ऑफ स्टेट्स को टॉपल कर दिया गया, गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया गया। सेम गोज विद बांग्लादेश। मतलब आप देखिए भारत के इर्द गिर्द, मतलब भारत के जितने भी नेबरहुड है, वहाँ पे गेम क्या चल रहा है? US और चाइना का गेम चल रहा है। भारत को कहा जा रहा है कि बेटा चुप करके बैठो और देखो, नहीं तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही किया जाएगा। कोशिश तो पहले भी की गई है, और जब धीरे धीरे छोटे छोटे इंटरवल्स पे ऐसा काम होता है, स्पेशली ऐसे बैकड्रॉप में, जब भारत कह रहा है कि नहीं, हम तो भाई किसी के सामने नहीं झुकेंगे, ये भारत किसी के सामने नहीं झुकेगा। जब हमारा हेड ऑफ स्टेट कहता है कि ये देश नहीं झुकने दूंगा, और ऐसे जब मैसेज हमारी वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास जाते हैं, तो वो लोग चुपचाप अपना काम करते हैं और भारत को बहुत सटल तरीके से ये मैसेज दे देते हैं कि देखिए बीवेयर, अगर आप अपनी लाइन क्रॉस करेंगे तो ऐसा आपके देश में भी हो सकता है। लेकिन इन सब में भुगतता कौन है भाई? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सिविलियंस को आती है, क्योंकि अब बांग्लादेश में देखिए, बांग्लादेश में क्या हो रहा है? एक तो माइनॉरिटीज़ के साथ इतना ज़्यादा बुरा किया गया। उनसे पूछा कि भाई आपको एक इंटरिम गवर्नमेंट के रूप में जो मिला, उससे बांग्लादेश में कुछ डेवलपमेंट हुई? जो जिसके लिए आपने इतना प्रोटेस्ट किया था, स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन को लेकर जो प्रोटेस्ट हुआ, तो क्या स्टूडेंट्स की एजुकेशन में कुछ बेटरमेंट हुआ? द आंसर इज़ नो, नथिंग हैज़ हैपेंड एक्सेप्ट द इंक्रीज इन द क्राइम रेट। कहीं पे माइनॉरिटीज़ को मारा जा रहा है, कहीं पे फिर क्रिमिनल्स को उठा के हेड ऑफ स्टेट बना दिया जा रहा है, कहीं पे टेररिस्ट को जगह दी जा रही है, कहीं पे टेररिस्ट स्टेट से बात की जा रही है। उसके बाद आप प्लान कर रहे हैं कि हम इधर उधर जो अपने आसपास के देश हैं भाई, उनमें हमला कर देंगे। दिस इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन योर गवर्नमेंट इज़ नॉट इन कंट्रोल, व्हेन योर गवर्नमेंट इज़ इनस्टेबल, व्हेन योर गवर्नमेंट इज़ इन कोलिशन, और जब आपकी प्रायोरिटीज़ सेट नहीं है, नेशन फर्स्ट की प्रायोरिटीज़। और सेम अभी नेपाल में भी किया गया भाई। ये प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा भड़क गया कि इन्होंने पार्लियामेंट को आग लगा दी। मतलब पार्लियामेंट बिलोंग्स टू द कंट्री, इट डजंट बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर,
इट बिलोंग्स टू द कंट्री। आप पार्लियामेंट को आग लगा दे रहे हैं। नेपाल्स प्राइम मिनिस्टर रिजाइंस एज प्रोटेस्टर्स सेट फायर टू लीडर्स हाउसेज। A day after violent clashes left at least 19 people dead, Prime Minister KP Sharma Oli and other ministers quit with no clear path to assuaging young protesters in the capital. तो मतलब अब क्या आगे ऑप्शन बचा है? भाई ओली ने कह दिया कि हम तो रिज़ाइन कर रहे हैं। आप क्या करेंगे? आप किसी फॉरेन कंट्री में चले जाएंगे, बट आपको एस्कॉर्ट कौन करेगा? अब वो एस्कॉर्ट करने के लिए भी हमें देखना होगा कि किसका हाथ आता है सामने बढ़ाने के लिए। भाई भारत एस्कॉर्ट कराता, क्योंकि शेख हसीना तो भाग के भारत में आई थी। अब ओली भाग कर कहाँ जाएंगे? और इतने सारे लीडर्स के हाउसेस पर जब अटैक हो रहे हैं तो ये लोग निकल कर कहाँ भागेंगे? और इसके बाद जब नेपाल में इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जब लोगों के लिए प्रॉब्लम होनी शुरू होगी, तब क्या होगा? और सबसे बड़ा क्वेश्चन, भारत के लिए ये क्या इंडिकेशन है? भाई एक जगह नेपाल में इंस्टेबिलिटी, बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी, म्यांमार में इंस्टेबिलिटी, नीचे श्रीलंका में इंस्टेबिलिटी, कहाँ कहाँ पर हम प्रोटेस्ट। और भारत में भी ये बहुत हिस्ट्री रही है कि हमारे प्रोफेशनल आंदोलन जीवी होते हैं कुछ, तो वहाँ वो फंडिंग लेते हैं, प्रॉपर टूल किट लेते हैं काम करने के लिए। तो अब जब इतना सारा सब कुछ एक साथ हो रहा है, तो ये भारत को सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। आपको और मुझे सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। देखिए, प्रोटेस्ट कीजिए, प्रोटेस्ट करना बहुत अच्छी बात है, डिमांड्स रखना अपनी गवर्नमेंट से बहुत अच्छी बात है, दैट इज़ व्हाट इज़ डेमोक्रेसी मेंट फॉर। लेकिन इंस्टेबिलिटी देश में नहीं होनी चाहिए। आपकी कोई डिमांड देश से बड़ी नहीं होनी चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।